अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप सब लोग? कौन सी क्लास है आपकी अभी? 11th है या 12th? या अभी कंफ्यूज है कि 11th खत्म हुआ या 12th शुरू हुआ? 11th खत्म हो गया ना, प्रोसीड हो रहा है। फिर तो ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप लोग अभी डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। कि 11th में सबका ऐसे 50-50 रहता कि ठीक है पढ़ाई कर लेंगे, नहीं पढ़ाई करेंगे। मैं भी ऐसे 11th में कंफ्यूज ही रहती थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप लोग ने कुछ डिसाइड करे कि कौन सा एग्जाम देना है? नीट वालों का कितने लोगों का फिक्स है कि हमको नीट ही देना है और यही मतलब 12th के साथ ही देना है? हाथ उठाओ, कितने लोगों का डिसाइडेड है? बॉयज में से किसी का है? और बाकी लोग कौन से एग्जाम्स देने वाले, JEE या सीटी या फिर बोर्ड क्या है? तो आप लोग ने डिसाइड तो कर लिए होंगे ना, जितने लोगों ने भी कि नीट देना है। सब्जेक्ट भी पता है, 11th से इतना तो पढ़ लिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यही पढ़ना है। और सर भी पढ़ा देते आकर, सब पता है, सिलेबस पता है, सब कुछ पता है। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या होती कि अपने को लगता है शायद नहीं हो सकता ये कंप्लीट। मतलब मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, शायद उसके लिए बहुत स्मार्ट लोग लगते होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनका रिजल्ट 10th में या उसके पहले 80%, 70% भी आता है। नहीं आ रही? बट उसके लिए आपको क्या करना है, अभी 1 साल प्रिपेयर करना है। लेकिन ऐसे वैसे नहीं प्रिपेयर करना है कि ट्यूशन में पढ़ा दिए, घर जाके बस बुक खोल के देख लिए तो हो गया। इसमें ये निकालू। हेलो, आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज अच्छे से? ठीक है। तो मैं तो यहाँ पे ये सोच कर आई कि आप लोग को कुछ भी लेक्चर मत दूं कि ये कर लो वो कर लो, इतने घंटे पढ़ाई कर लो। मुझे आप लोग से जानना है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हो रही है अभी। क्यों आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं कर सकते, या फिर डाउट आ रहा है कोई चीज की वजह से? तो आप मुझे एक एक करके बता भी सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि आप लोग का कोई डिस्ट्रैक्शन है जिसकी वजह से आपकी 10 घंटे 8 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाती? तो वो मुझे बताओ कि सबसे पहले आपको कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट करती है। क्या आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा फोन इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से नहीं हो पा रहा? क्या लगता है आपको, क्यों आपका टाइम नहीं मिल रहा पढ़ाई के लिए? एनीथिंग? चलेगा, कोई बात। तो मैं आप लोग को पहले अपनी स्टोरी बताती हूँ एकदम शॉर्ट में, तो जिससे आप लोग चीजें रिलेट कर सकते हैं। मैं भी यही क्लास में ये वाली बेंच पे फर्स्ट रो में बैठ के पढ़ाई करती थी। सर को याद होगा, मेरी जगह फिक्स थी। रोज सुबह आके वहीं पर बैठना है। क्लास आपकी मेरी 2 बजे स्टार्ट हो जाती थी। तो 2 बजे नहीं आना है, लेकिन ट्यूशन में आपको सुबह आना है, उससे 2 घंटे पहले, 4 घंटे 6 घंटे जो आपकी कैपेसिटी है अभी स्टार्टिंग में, तब आना है। और जो भी आज पढ़ाने वाले हैं उसको या तो एक बार देख लो, या जो कल आपने पढ़े थे उसको एक बार देख लो। ठीक है, रिवीजन तो करना पड़ेगा, ये तो अभी आप सबको पता होगा कि रिवीजन करना पड़ता है। जो आपने कल पढ़े थे वो आप पढ़ना पड़ेगा, जो एक हफ्ते पहले पढ़े थे वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी एक हैबिट बनाना चाहिए आप लोग को कि अभी आप आते हो यहाँ पे सुबह सेल्फ स्टडी करने के लिए। कोई आता है? कितने लोग आते हैं सेल्फ स्टडी के लिए ट्यूशन से पहले या बाद में रुक के? क्योंकि मैं बाद में भी रुकती थी, मतलब 8 बजे कोचिंग हो जाता था, मैं 9-9:30 तक वहीं पे रुकती थी। जो भी सर ने पढ़ाया उसको वहीं पे एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। तो उसका टाइम वहीं पे खत्म हो जाता, फिर घर जाके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? सर आपको बार बार बोलते होंगे कि यहाँ पे सुबह आना है, यहाँ पे सुबह पे बैठ के पढ़ना है, लेकिन आपको लगता होगा नहीं घर पे पढ़ लेते, घर पे आराम से हो जाता। लेकिन घर पे नहीं होता। आप खुद एक दिन करके देखो, आप घर में बैठ के 4 घंटा पढ़ने का ट्राई करो, और एक दिन यहाँ 4 घंटे एक्स्ट्रा आ जाओ, और फिर देखो कि आपकी एफिशिएंसी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि मैं तो यहाँ आती थी रोज पढ़ने के लिए, और पढ़ने से भी ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे घर में तो नहीं रहता ना कोई जो सेम एग्जाम दे रहा, सेम सिलेबस फॉलो कर रहा। तो यहाँ पे आके अपना एक कोई फ्रेंड डिसाइड कर लो ना कि किसके साथ पढ़ने वाले हैं, उसके साथ आप कोई टॉपिक डिसाइड कर लो कि आज हम केमिस्ट्री का ये वाला टॉपिक करेंगे, बायोलॉजी का कोई एक टॉपिक कर लेंगे। तो उससे जो माहौल मिलता ना, तो अपने को डिमोटिवेशन भी नहीं होता। घर में घर वाले कुछ और ही बातें करते रहते, कोई फोन देखता रहता, तो अपना दिल करता कि हम क्यों दे रहे हैं एग्जाम। क्योंकि घर पे अगर मैं भी अभी पढ़ाई करती तो मेरे को लगता कि कोई पॉइंट नहीं है ये पढ़ाई का, घर वाले तो अपनी जिंदगी में मतलब मगन है। लेकिन आप सेम एनवायरनमेंट में जाते, कोई ट्यूशन, कोई लाइब्रेरी, कहीं भी जाओ, जरूरी नहीं यहाँ पर अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा रूम है जिसको आप लाइब्रेरी जैसे डेडिकेट कर सकते, वहां जाओ।
कोई दूसरी लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी, आईआरसी में जाते कुछ बच्चे, वहां जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन ऐसा कॉमन माहौल होना चाहिए जहाँ पे सब सेम एग्जाम के लिए पढ़ाई कर या एटलीस्ट पढ़ाई कर रहे कोई भी एग्जाम के लिए। तो उससे आपको रोज नॉर्मल लगने लगता। घर में अपन रहे तो जो वो कर रहे वो नॉर्मल लगता, यहाँ पे सब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करना नॉर्मल लगता। तो वो इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो आपने ये यहाँ से प्रैक्टिस सबने स्टार्ट कर देना है कि 1 घंटे से शुरू करो, 1 घंटा पहले आओ यहाँ पे, 1 घंटा पढ़ाई करके देखो, सिर्फ कल का रिविजन करो और कुछ भी मत। फिर कुछ दिन आदत हो गई तो 2 घंटे पहले आने लग जाओ, फिर 4 घंटे पहले आने लग जाओ, फिर आपको उस चीज की लत होने लग जाती कि हाँ ठीक है इसी में मजा आ रहा है, अब घर के लोग क्या बातें कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बस ये एग्जाम देना है, ये सिलेबस कवर करना है, ये सब करना है। तो ये चीज आपने सबसे पहले ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, अब आपको ये भी पता होगा कि ये जो नीट का एग्जाम है तो वो तो एमसीक्यू बेस्ड रहने वाला है। तो आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो थ्योरी वाली, उससे कुछ फायदा नहीं होता। आपको सब कुछ याद है, मैं आपको उठा के पूरा पैराग्राफ पूछ लो आपको याद है, बट इसका कोई फायदा नहीं है। अगर वो एग्जाम में जब 4 ऑप्शन आ रहे तो वो आपको ये नहीं टेस्ट करता कि आपको याद है या नहीं, कि कौन सी चीज का क्या कॉज रहता, ये फिल इन द ब्लैंक्स कर लो। वो ये देखना चाहता कि ये 4 ऑप्शन में आप कंफ्यूज तो नहीं हो जा रहे। आप जब ओवरवेल्म हो जाते 4 ऑप्शंस देख के तो आपका ब्रेन पैनिक हो जाता ना, फिर आप सोचेंगे ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, मैंने तो ये पढ़ा था, अब बिल्कुल याद नहीं आ रहा। तो उसकी प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ऐसा एग्जाम क्यों लेते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में? क्योंकि आगे जो आप डिग्री करने वाले हैं वो कोई आसान डिग्री नहीं रहती। आपको 5 साल बैठ के ह्यूमन साइंस पढ़ना है, ह्यूमन बायोलॉजी ही पढ़ना है, और वो इतनी ईजी नहीं रहती। उसकी इतनी मोटी मोटी बुक्स रहती, 1000 पेज 2000 पेज। फिर वहाँ के वाइवाज होते, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स होते, वहाँ पे आप सीधा ह्यूमन कैडावर देखने लग जाते फर्स्ट ईयर। तो उन सब के लिए आपको रेडी करने के लिए ये एग्जाम है, ऐसे समझ के देना। ये नहीं कि बस मार्क्स लाना है, किसी को बताना है। आगे चल के जो आपका प्रोसेस आने वाला है उसके लिए आप खुद को रेडी कर रहे हैं, ये सोच के आपने पढ़ाई करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा कि नहीं टाइम ही नहीं मिलता, ट्यूशन में सारा टाइम चले जाता, उसके बाद सो जाते, खाना खा लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम सबके पास उतना ही रहता। मेरे पास भी 24 आवर्स थे, आप सबके पास भी 24 आवर्स है। आपको सारी एक्स्ट्रा चीजों का टाइम कम करते जाना है। आज आपने जाके क्या करना है, अपने फोन में चेक करना। बहुत से लोगों के पास फोन होगा ना, देखते होंगे क्योंकि सबके पास रहता है। तो फोन का यूसेज आपको कम करना है, बट वो कम करने के लिए पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि कितना यूज होता और कहाँ यूज होता। तो ये चेक करो कि वो व्हाट्सएप पे जा रहा है या कोई ऐसे सोशल मीडिया ऐप पे जा रहा है जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। नीट की पढ़ाई के लिए आपको व्हाट्सएप की भी जरूरत नहीं है। मेरे फोन में व्हाट्सएप भी नहीं था, सिर्फ यूट्यूब रहता था, और व्हाट्सएप पे अगर किसी से बात करनी है तो वो मम्मी का नंबर था उनके पास, या किसी को बात करना है तो वो कॉल कर देंगे ना आपको। तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अभी कोई भी सोशल मीडिया ऐप रखने की। फिर आपको लगेगा कि अरे अभी तो लाइफ स्टार्ट हुई है, अभी तो 10th हुआ है, अभी सब एक्सप्लोर करना है। बट ये डिग्री उन लोगों के लिए नहीं है जो ऐसा सोचते हैं कि अभी एक्सप्लोर करेंगे, ये करेंगे। अभी आपको 2 साल या अभी तो 1 साल ही बचा होगा ना एग्जाम के लिए। ये मई के बाद नेक्स्ट मई में आपका एग्जाम है, तो बस 1 साल डेडिकेट करना है। उसके बाद आपको इतना फ्री टाइम मिलेगा। एग्जाम और एमबीबीएस के बीच में जो टाइम रहता है ना, इंसान बोर हो जाता फिर कि इतना फोन यूज कर लिया, अब आगे क्या करना है, इतना सब कुछ फैमिली वालों से मिल लिया, अब आगे क्या करना है। तो एक पॉइंट के बाद इंसान उससे भी बोर ही होने वाला है। तो बस इतना याद रखो कि ठीक है ये टाइम आने वाला है, अभी इसको पॉज कर देते हैं 1 साल के लिए बस। और 1 साल में ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है 11th हो गया, आप जो 11th से शुरू करते होंगे उनकी हो सकती है पढ़ाई, या वही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। और आप में से कोई ये भी सोच रहा होगा कि शायद किसी का नहीं होता, रिपीट ही करना पड़ता, तो ऐसा भी नहीं है। उसके लिए आप सिर्फ मेरी एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि मेरे सामने कोई एग्जाम्पल थी भी नहीं कि कोई मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर लेता, 12th के साथ ही कोई पढ़ाई कैसे कर लेता। बट अब आपको एक बात बता दी, आप लोग जो भी कॉलेज में जाते होंगे आपको कॉलेज अटेंड नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ ट्यूशन अटेंड करना है, आपको कोई प्रैक्टिकल भी अटेंड नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना है, वो भी थ्योरी। तो सबको पता है कि वहां तो टाइम किसी का नहीं जा रहा, टाइम कहाँ जा रहा है, ये ट्यूशन में। और ये ट्यूशन आपको किस लिए प्रिपेयर कर रहा, नीट के लिए। तो टाइम तो है आपके पास, बस आपको ये सोचना है कि अच्छा मतलब वो एक डिग्री पे अगर कोई कर सकते थे तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप में से बहुत से लोग मेरे से ज्यादा स्मार्ट होंगे। मेरा आपको पता है बायोलॉजी बहुत वीक था, मैं किसी को भी बोलूँ तो ये हंसते थे कि ये डॉक्टर बनने वाली है, इसका बायोलॉजी कैसे वीक है। क्योंकि मेरे को डायरेक्ट ऐसे रट्टा मारना नहीं इजी लगता था। बट उसका ये मतलब नहीं है ना कि मैं छोड़ दूं कि ठीक है ये मुझसे नहीं होगा तो छोड़ ही देते हैं इसको। अब जो चीज वीक है उसको ज्यादा टाइम देना पड़ता है। अभी को फिजिक्स केमिस्ट्री रिलेटिवली इजी जाता था, तो ठीक है जो स्ट्रेंथ है, आपकी भी कोई स्ट्रेंथ होंगी, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी रहती, तो उनका काम है कि उनका टारगेट रहना जो बायोलॉजी का पेपर है उसमें आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ। फिजिक्स नहीं पसंद आता, मोस्टली किसी को पसंद नहीं आता, बट उसको छोड़ना नहीं है पूरा। इजी इजी क्वेश्चंस तो करके देखो, मॉडरेट वाले क्वेश्चंस करके देखो। और केमिस्ट्री तो मीडियम रहता, कभी बोर हो गए फिजिक्स से तो केमिस्ट्री कर लो, बायोलॉजी इजी लगा तो केमिस्ट्री कर लो। तो वो बीच में बैलेंस बना के रखता आपके फिजिक्स और बायोलॉजी के हार्ड और मतलब ईजी के बीच में। तो वो अपना एक एंकर रहता, वो एक चीज याद रखना है। और दूसरी चीज, अगर आप लोग अभी तो लग रहा होगा कि इजी है, ठीक है कर लेंगे, लास्ट में 3 महीने में पढ़ लेंगे, लास्ट में 6 महीने में,
तो ऐसे नहीं होता। आपको ये भी पता है कितने लाखों बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और वो कितने घंटे बैठ के पढ़ाई करते हैं। आप यूट्यूब खोल के 1-2 वीडियोस देख लो बच्चों की, स्टडी विथ मी वाले, आपको समझेंगे वो 12 घंटे पढ़ रहे हैं, वो 14 घंटे पढ़ रहे हैं, वो 16 घंटे पढ़ रहे हैं। तो अपन किससे कॉम्पीट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। कोई भी एग्जाम दो फिर आप, इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी पढ़ाई करना पड़ती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो ईजी नहीं है। आप लोग ने साइंस लिया है ना, तो साइंस तो पढ़ना पड़ती है अच्छे से। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अपने घर वालों को भी बता दो कि देखो हमारा ये एग्जाम है, हम उसके लिए सीरियस है। आप लोग ने हमको, किसी किसी के पेरेंट्स बोलते कि आप डॉक्टर बनो, किसी का खुद का ड्रीम रहता, तो जो भी रीजन है उनको बता दो कि आप ना ये 1 साल तक हमको डिस्टर्ब मत करो। अगर कोई काम जरूरी है, बहुत इमरजेंसी है, तो हम आ जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी फालतू कहीं तो जाना है किसी से मिलने या कुछ करने, वहाँ आपकी अभी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपका अभी वहाँ कोई रोल नहीं है, उसको आप 1 साल के लिए पॉज कर दो बस। इतना करके देखो, फिर आपको लगेगा अच्छा मेरे पास तो टाइम है, तो फिर वो टाइम में आप क्या करेंगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा रिविजन का ऐड करो। ठीक है। बायोलॉजी तो आप कितने भी स्मार्ट रहो, आपको बार बार पढ़ना पड़ती है, एक नहीं 10 बार पढ़ना पड़ती है, जो एनसीईआरटी होती है बायोलॉजी की, तो वो आपको बार बार पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी आपको ऐसे ही बार बार पढ़ते रहना है, बार बार क्वेश्चंस करते रहना है, तो वो हो जाए। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे अरशद सर तो बहुत हेल्प करते हैं, मतलब हम लोग को तो वो कभी डांटते, कभी अच्छे से समझाने की कोशिश करते, वो पर्सनली आपसे बात करते बुला के, अगर उनको लग रहा कि आपका परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जैसा वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। उसमें ये नहीं सोचना कि ये सर क्यों हमारे पीछे पड़े, नहीं, वो आपके बेटरमेंट के लिए बोलते हैं। आपको उनकी बात सुनना है, उनको जाके खुद बताना कि सर देखो पढ़ाई नहीं हो रही, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं तो जाती थी सर के पास, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए कि नहीं सर ऐसे लग रहा नहीं हो पाएगा, क्योंकि डाउट तो आता है ना, अभी तो आता ही होगा सबको कि क्या पता कैसे रहता होगा एग्जाम, दे भी पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो सर के पास जाओ। सर आपके बेस्ट काउंसलर है, वो आपको बताएंगे कि अच्छा ठीक है ये वाली नई बुक, वो आपको खुद से बुक्स बताएंगे कि कौन सी करना है कौन सी नहीं करना है, बस वो बात आपको फॉलो करना है। क्योंकि लास्ट में मेरे को याद है सर ने एक न्यू केमिस्ट्री की मुझे बुक दिए थे रिविजन के लिए, वो इतनी अच्छी बुक थी केमिस्ट्री की, मैं सिर्फ उसके एमसीक्यूज करके जाती थी और उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ था लास्ट। तो सर की बात आपने एकदम ध्यान से सुननी, क्योंकि सर आपके जेन्युइन बेनिफिट के लिए बोलते, सर को नहीं आपसे लेना देना कि आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। उनको बस ये है कि आपने जो डिसाइड करके आए, जो ड्रीम लेके आए, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए। आप पूरा 1 साल ये ट्यूशन आएंगे और फिर आपको पता चला 1 साल के बाद तो वेस्ट हो गया पूरा टाइम, इतने घंटे गए क्यों थे। तो ये नहीं होना चाहिए ना। आप जो एग्जाम के लिए बैठ रहे, ये ट्यूशन में आ रहे, यहाँ पे फीस दे रहे, टाइम दे रहे, उस सब चीज के साथ जस्टिस करना है। उसका क्या मतलब है कि आप उसको यूज करो ना, ऐसे तो नहीं आ रहे अपन यहाँ पे टाइम पास करने के लिए, कोई चीज के लिए आ रहे, कोई एग्जाम के लिए आ रहे, इवन बोर्ड एग्जाम के लिए भी आ रहे, तो ट्राई करो ना कि जस्ट पास होने से अच्छा आप थोड़ा अच्छा पढ़ लो, आपको और आगे बेनिफिट्स मिलेंगे और आगे ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि आजकल हर जगह एडमिशन के लिए मेरिट चाहिए। इवन आपको कोई नॉर्मल कॉलेज के लिए भी जाना है, बीएससी इसके उसके लिए हर जगह मेरिट लगता है। तो पढ़ाई तो जरूरी है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन आपके पास है ही नहीं, क्योंकि अभी आप यहाँ आ गए तो अब नहीं सोचना कि ठीक है अभी कुछ और कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो उसके लिए, और आपको ऐसा भी नहीं कि कुछ और नई चीजों की जरूरत है, कोई नए टीचर से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आप अरशद सर से पढ़ रहे हैं, आपको किसी किसी को बहुत बोरिंग लगती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरे को पसंद आती थी क्योंकि मैं थोड़ी अजीब हूँ, मेरे को अलग अलग सब्जेक्ट पसंद आते हैं। किसी को नहीं पसंद आती, सर को जाके बोलो जेन्युइनली, 2-3 लोग जिनको है डिफिकल्टी, जिनको अभी भी लगता कि 11th वाली नहीं समझ में आती क्योंकि वो टफ थी, क्योंकि जब हमारा ध्यान नहीं था, तो सर के पास जाओ और उनको बोलो सर एक एक्स्ट्रा लेक्चर अरेंज करो, सर करेंगे आपके लिए, मैं बता रही सर करेंगे आपके लिए, और आपका वो पूरा जो वीक टॉपिक है ना वो फिर से कवर करके देंगे। बायोकेमिस्ट्री सॉरी बायोलॉजी जो आपकी है, उसमें भी कोई वीक टॉपिक है तो आप फिर से पढ़ो। तो उसके लिए भी आप या तो कोई यूट्यूब वीडियो देख लो जाके, कोई और टीचर वहाँ पे पढ़ा देता वो टॉपिक और डिटेल में और 1 घंटा लगा के, तो वहां से पढ़ लो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, आपके पास ये ट्यूशन है, यहाँ पे आपके पास फ्री लाइब्रेरी है, जो आपने ट्यूशन फीस दी उसमें इंक्लूडेड है ना, कोई अलग से तो नहीं किसी को देना कुछ भी। तो यहाँ पे आकर आपको बैठना है 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितना हो रहा आपसे, उतने घंटे आपने बस पढ़ाई करनी। ठीक है। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सबसे ज्यादा रहता है कि आपको बिलीफ रहना खुद पे। कोई कुछ भी बोले, अपने आसपास वाले यही बोलते कि नीट तो किसी का नहीं निकलता, नीट तो लक का एग्जाम है। ये सारी बातें मैंने भी सुनी थी, ये सारी बातें आप भी सुनते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं रहता। ये कोई लक का एग्जाम नहीं है। अगर ऐसा रहता तो किसी का भी आ जाते थे, कोई कभी नहीं पढ़ता था, कोई बुक भी नहीं खोलता था, उसके भी आ जाते थे। बट ऐसा तो नहीं होता ना, जो पढ़ाई करता है, जिसको सब याद रहता है, उसी के आते ना नंबर। तो आपको बस वही याद रखना है कि ऐसे लक वाला एग्जाम नहीं है, आप जितना पढ़ेंगे उतने नंबर आएंगे, बस उसका एकदम लीनियर इक्वेशन है। तो आपको बस बैठ के यहाँ पे पढ़ाई करना है, और सर की तरफ से तो ऐसा सपोर्ट मिलता है इवन ये पूरे ट्यूशन में, कि आप अपने रिलीजन से दूर नहीं होते। आपको नमाज के टाइम पे ब्रेक मिलता, आपको यहाँ पे फ्राइडे को दर्स मिलता, आपको लगता होगा कि ये सब की क्या जरूरत है, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो आप ये चीज को मिस करते, क्योंकि जब आप मेडिकल कॉलेज में जाते फॉर एग्जाम्पल, जो नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड है, तो आपको लगता फिर
कि अरे वहाँ पे कितना अच्छा था, वहाँ पे तो ब्रेक टाइम हमारे हिसाब से मिलता था, जब हमको नमाज पढ़नी है सब एक साथ पढ़ते थे। और रोज सर कुछ ना कुछ, मतलब हफ्ते में एक बार ही सही, जो भी रिमाइंडर्स देते थे वो अभी तक याद है। सर ने जो चीजें तब सिखाए थे वो अभी तक पता है। कोई चीज में डाउट आ जाता तो समझ में आता नहीं, सर ने तो ये बताए थे, ये बात थी, उसका ये आंसर। तो वो चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपने इग्नोर नहीं करना। फ्राइडे वाले लेक्चर के दिन पॉइंट्स लिख के लेना है कि सर ने क्या बोले थे। और उससे क्या होता है, जब आप मतलब ये चीज में बिलीव करने लग जाते हैं कि हाँ मतलब अल्लाह ताला अपने साथ है, अपन दुआ करेंगे तो अपने क्यों नहीं मानेंगे अल्लाह ताला, तो उससे आपका और बिलीव बढ़ जाता है कि अच्छा ठीक है, आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल हो जाएगी, अभी और एक दुआ कर लेंगे, एक बार और अल्लाह से मांग लेंगे तो हो जाएगी। तो ये चीज भी इम्पोर्टेंट। और आपको क्या करना है, बस इतना याद रखो कि थेरी जो एग्जाम, मतलब थेरी एग्जाम के लिए जो अपन पढ़ने वाले 12th, उसको अभी इजी लो। मैं बता रही, ये रिस्क लो, जिसको नीट देना है ना अच्छे से, उसको भूल जाओ अभी कि बोर्ड एग्जाम जैसी कोई चीज रहे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है एकदम ईमानदारी से। आपको लगेगा अच्छा फिर बोर्ड में फेल हो गए, तो ऐसा नहीं होता कभी। जब आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली है और फिर आप बोर्ड एग्जाम की बुक खोल के 2-3 बार भी आपने रीड कर लिया ना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि मेरा 90% आया था 12th में, बट मैं नहीं पढ़ती थी पूरा साल बोर्ड्स के लिए, मैं पूरा टाइम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ती थी 11th से। लेकिन लास्ट में सर के पास में जाती थी कि सर एक महीना है क्या करूँ, तो सर ने मेरे को एक आइडिया दिया था कि तुम पेपर सॉल्व करना शुरू करो प्रीवियस ईयर। तो मैं रोज रात में बैठ के उसके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करती थी, उससे हो गया, आदत हो गई नए एग्जाम की भी। तो वो इजी हो जाता है। जब आप नीट जैसे एग्जाम की पढ़ाई करते हैं तो 12th का पेपर तो ऐसे लगता है कि ये तो मक्खर है, ये तो आराम से हो जाता है। तो ये चीज याद रखना है आपको कि ऐसे नहीं कि अभी पहले बोर्ड देखेंगे फिर नीट देखेंगे, उसके बाद 1 महीना 2 महीना बचता मैक्स, उसमें कुछ नहीं हो पाता फिर। अभी से आपको इसी की प्रैक्टिस करना है कि ठीक है ये एग्जाम है, मेन ग्रांड स्कीम में क्या है, नीट का एग्जाम, वो वाला पहले क्लियर करेंगे, और बोर्ड का एग्जाम बीच में चलते फिरते भी दे सकते हैं, वो हो जाता। मैं बता रही हूँ आपको, मैं सबकी गारंटी ले रही कि वो हो जाता अगर आप नीट की पढ़ाई ईमानदारी से कर रहे हैं। अब वो कैसे होंगी, तो ये तो पता है आपको, एनसीईआरटी पढ़ना है, टीचर जो भी क्लास में पढ़ाता है उसकी ईमानदारी से नोट्स लेना है सबने, कि वो कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं, कौन सा नहीं समझ में आ रहा वो भी लिखो, क्वेश्चन मार्क डाल के रखो कि अच्छा ये कल जाके हम पूछ लेंगे सर से, या क्लास होने के बाद पूछ लेंगे। फिर घर आके उसकी बुक पढ़ लो। और उसके बाद एमसीक्यू के जो बुक्स रहते हैं वो, उससे नहीं डरना। अपने को एमसीक्यू सॉल्व करने को बहुत डर लगता है कि नहीं अभी पहले पूरी थ्योरी पक्की हो जाती फिर एमसीक्यू शुरू करेंगे, नहीं, अभी पूरे एमसीक्यू के गलत आ रहे तो चलता। अगर 20 एमसीक्यू में से आपके 15 गलत आ गए तो हमने 15 चीजें फिर भी सीखे ना। एमसीक्यू का ये मतलब नहीं होता कि आप सिर्फ टेस्ट कर रहे बात बात पे खुद को, नहीं, आप उससे लर्न करते कि ये 4 ऑप्शन में से ये 3 क्यों नहीं है, यही वाला क्यों सही है। तो आपको ये याद रखना है, और उसके लिए आप 1 से 2 बुक 3 बुक जितने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं उतना अच्छा है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं कर लेना। और ऐसा भी नहीं कि अलग अलग बुक्स पढ़ने लगे, कभी बोर हो जाता है एनसीईआरटी क्यों पढ़े, चलो हम कोई दूसरे कोचिंग के नोट्स पढ़ लेते हैं, वो नहीं करना है। जो एक ही सोर्स कोई भी चूज करो, फिर आप यहाँ का चूज करो, कोई दूसरी बुक चूज करो, लेकिन वो एक ही रहेंगी आपकी। आज जो आप यूज कर रहे हैं लास्ट तक आपने वही यूज करना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सेम सोर्स यूज करेंगे आप, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आज अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई शादी है, रात में है शादी, लेकिन अपन पूरा दिन बर्बाद कर देते कि हाँ आज तो पढ़ाई नहीं होनी है, ऐसा नहीं रहता। आपको एक वर्ड याद रखना है, नो जीरो डेज। नो जीरो डेज का मतलब रहता कि कुछ भी हो जाओ लाइफ में, आपको 1 घंटा तो भी पढ़ाई करना है। ये नहीं कि बस ऐसी कोई और काम आ गया तो छोड़ दिए, मूड नहीं है तो छोड़ दिए, आधा घंटा पढ़ो उसमें, लेकिन पढ़ो। ठीक है, अपनी स्ट्रिक स्ट्रिक बनाते होंगे ना सब स्नैपचैट पे, वो स्ट्रिक अपने को अपनी पढ़ाई की बनानी है बस, कि हाँ उसके 100 डेज मेरे कंप्लीट हो गए, उसके 50 डेज कंप्लीट हो गए, तो वो स्ट्रिक पे ध्यान देना। क्योंकि ये एग्जाम है ही ऐसा, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है दूसरा कि कोई शॉर्टकट बता दो 1 महीने में कैसे पढ़ लेंगे, नहीं होता इसको। इसके लिए आपको 1 साल 2 साल जितना भी आपके पास टाइम है उसका मैक्सिमम यूज करो, और आपकी फिर प्रिपरेशन अच्छी से हो जाती है। ठीक है, तो मेरे साइड से तो यही है, बस इतना याद रखो कि हर रोज पढ़ना है, फिर वो दिन बुरा जाओ वो दिन अच्छा जाओ। अगर फोकस नहीं हो रहा तो उसके लिए देखो 20 मिनट पढ़ो फिर थोड़ा सा ब्रेक ले लो, या फिर 30 मिनट पढ़ो थोड़ा सा ब्रेक ले लो। हर चीज का सोल्यूशन अवेलेबल रहता है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही उसको जाके सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, सर से पूछो, आपके दूसरे टीचर्स डाउट सेशन तो यहाँ सब लेते, मेरे को भी याद है मेरे टाइम पे भी लेते थे, तो वो सब आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। बट पता है प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि हमको बिलीफ नहीं रहता कि हम कर सकते, या हमको लगता है कि ठीक है हमको आता ही नहीं शायद, या फिर ये टीचर में प्रॉब्लम है इसीलिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बट ऐसा नहीं रहता, अगर जिसको समझना रहता ना वो किसी भी टीचर से समझ सकता। तो ये बहाने अपने आप को देना ही नहीं है, खुद से तो झूठ बोलना ही नहीं है, क्योंकि अपने को भी पता है डीप डाउन कि हमारी गलती है, हम नहीं पढ़ रहे, हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि हर रोज पढ़ाई करना है, कोई बहाना नहीं मारना है, और बस ये बिलीफ रखना है कि ठीक है लास्ट डे तक तो हो जाएगा। अभी टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, 200 आ रहे, 100 आ रहे, 300 आ रहे, मेरे भी आते थे शुरू में, ऐसे ही मार्क्स आते थे, लेकिन वो बढ़ते आगे चल के, क्योंकि आप बार बार पढ़ते, बार बार टेस्ट देते रहते, बार बार और याद रहता आपको नया कंटेंट, तो उससे मार्क्स बढ़ जाते। तो ये बिलीफ रखना कि आज नहीं बढ़े तो कोई बात, एग्जाम के एक दिन पहले भी बढ़ गए तो काफी है, बस एग्जाम के दिन अपने को परफॉर्म करना है। फाइनल, आज का टेस्ट फाइनल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि आप टेस्ट देना छोड़ दो।
या उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दो। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल आपका संडे को टेस्ट है, सर अभी पता नहीं कैसे शेड्यूल है, 1 वीक में लेते हैं या 2 वीक में, जब भी आपका टेस्ट है उससे 1 दिन पहले आपने रिजर्व कर देना है कि मेरा कल टेस्ट है, जैसे कि फाइनल एग्जाम, और आपने अभी तक जितना भी पढ़े उसके एक शॉर्ट नोट्स बनाकर रखो साइड में और उसको उस दिन रिवाइज करो। अभी मैं नीट पीजी की पढ़ाई करती, मेरा आज सुबह टेस्ट था, कल का दिन मेरा पूरा रिजर्व था उसके लिए कि ठीक है अभी तक मेरे जो भी सब्जेक्ट्स कवर हो गए, हमको तो 19 सब्जेक्ट्स है, आपको तो 3 सब्जेक्ट है सिर्फ। तो आपने क्या करना है कि छोटे छोटे से नोट्स बना के रखने हैं। नोट्स कैसे बनेंगे, हर चीज नहीं लिखना है जो सर ने पढ़ा है कि अल्केन्स क्या रहते हैं, एल्केन्स क्या रहते हैं, ये बातें नहीं लिखना है। जो चीज आपने मिस्टेक करे, जो आप एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त कुछ गलत हुआ था, वो वाला लिख के रखना है उसमें। या जो आपको लग रहा है कि अभी तो याद हो जा रहा बट शायद बाद में भूल जाएगा, वो लिख के रखना है। एकदम छोटे नोट्स, 1 पेज पे एक चैप्टर आ जाए, 2 पेज पे एक चैप्टर आ जाए, ऐसे। तो ये आपने करके रख लिया, ऐसी छोटी सी एक नोटबुक बना लिए। वो हर टेस्ट के 1 दिन पहले आपने खोल के देखना है, उसको बार बार पढ़ना है, और फिर आप देखो आपके टेस्ट के मार्क्स कैसे इंप्रूव नहीं होते। फिर आपने ये आज का टेस्ट दिए, फिर उसमें नए मिस्टेक्स आ गए, आपने फिर ऐड करे वो बुक में, आपको लगेगा यार कितने मिस्टेक्स हो रहे, वो टाइम के साथ कम होते जाते हैं। आपको लगता है अच्छा ये पॉइंट तो अब याद हो गया, फिर आप उसको कट कर देते। फिर आपको लगता है अच्छा ये कॉन्सेप्ट तो अब मुझे आता है, अब उसकी जरूरत नहीं है, उसको कट कर दो अपने नोट्स में। तो ऐसे नोट्स को रिफाइन करते रहना है अपने, और ये चीज में ना ऐसे घुस जाना आपने पूरी तरीके से कि इसको मैं और अच्छे कैसे बनाऊं, मेरे नोट्स एकदम बेस्ट रहना कि लास्ट डे मैं सिर्फ इतना पढ़ के भी कॉन्फिडेंट हूं कि मेरा कल का पेपर निकल जाएगा। तो मेरे को तो था ये बिलीफ लास्ट डे तक, ताकि हाँ ठीक है कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, क्योंकि इतनी पढ़ाई कर रहे वो वेस्ट नहीं जाती। ये बात मेरे मम्मी बचपन से याद दिलाते थे कि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती। वो एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन जब आप ऐसे वीक पॉइंट्स पे रहते ना कि कोई बड़ा एग्जाम आने वाला है या अपने को डर है फेल होने का, वो टाइम पे याद आती है आपको कि नहीं ठीक है पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती, अपन ने जो पढ़े वो कहीं ना कहीं काम आ जाता। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि एग्जाम के 1 दिन पहले जो पढ़े या पूरा साल जो पढ़े वही आने वाला है। जब पेपर देंगे या इवन अभी भी टेस्ट सॉल्व करते होंगे तो ऐसा लगता है कि कुछ चीजें तो इसलिए आ गई क्योंकि इनडायरेक्टली 2-3 कॉन्सेप्ट को मिला दी या कोई ऑप्शन ऐसे ही रूल आउट कर दिए, तो वैसे आ जाती। तो जरूरी नहीं कि जो पढ़ रहे उसमें से नहीं आया तो क्या होगा। मेरे को ऐसे डर लगता था कंटिन्यू कि मैं जो पढ़ रही शायद उससे बाहर का आ गया, तो एनसीईआरटी के बाहर का आ गया आज का पेपर, तो मैं क्या करूंगी। तो ये डर निकाल दो अपने अंदर से। अगर वो आया भी तो आप रूल आउट कर देंगे ना एनसीईआरटी के ऑप्शन, जो आपने पढ़े वो तो रूल आउट कर सकते हैं ना। तो ये याद रखना बस आप। तो बस ऐसी बिलीफ रखो खुद पे और बस रोज पढ़ाई करते रहो और दूसरा कोई भी चीज में मत। तो बस इतना ही चीजों पे आप फोकस करो। हाँ बट नहीं, 1 घंटे से स्टार्ट करो आप। अचानक से सर ये 6 बजे नहीं आने वाले, आप उनके लिए ट्यूशन भी खोल दो तो कोई नहीं आएगा। बट आप जब भी ट्यूशन की क्लासेस से 2 घंटा पहले आना शुरू करो ना, उतना आगे बैठो, एक सब्जेक्ट पढ़ो 1 दिन, और फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। 1 हफ्ते तक आप 2 घंटा आ गए, फिर अगले हफ्ते आपको लग रहा है अच्छा ये तो हो गया हमारे लिए नॉर्मल, आधा घंटा बढ़ा दो, 1 घंटा बढ़ा दो। अचानक से नहीं होगा, आपसे भी कुछ नहीं होगा। आखिरी महीनों में आप खुद आके बैठेंगे यहाँ पे 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे के लिए। जब क्लासेस खत्म हो जाती फिर तो टाइम का भी पता नहीं चलता, अपन सिर्फ बुक्स में रह जाते। तो बट लेकिन स्टार्ट करना है, सबने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि ठीक है हम कल से आके बैठेंगे। हमको अभी क्लियर भी नहीं है हमारा गोल क्या है, फिर भी आके बैठेंगे। ये भी नहीं पता कि नीट में कितने लाने हैं, कौन सा कॉलेज लेना है, फिर भी यहाँ पे आके बैठना है, क्योंकि आगे पाथ बन जाता, आगे खुद समझ में आ जाता कि अच्छा अपनी तो हो रही अच्छी पढ़ाई, तो अपन और बड़ा ड्रीम कर सकते ना। अपन तो और गवर्नमेंट कॉलेज का ही ड्रीम कर सकते, कुछ छोटा मोटा ड्रीम नहीं करेंगे फिर। तो उसके लिए आना है, आके बैठो, अपनी कैपेसिटी बनाने लग जाओ। अभी किसी की कैपेसिटी नहीं है बैठने की। और अपना ये सोशल मीडिया की वजह से तो जो अपना अटेंशन स्पैन है वो तो 10-12 मिनट का रह गया। तो आपको सबसे पहले अपने फोन को फेंक देना है। अगर आप चाहते कि मतलब अगर आपको जरूरत नहीं पड़ रही ना फोन की, तो दे दो घर में। अगर आपके पास होगा और वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, तो दे दो फोन, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। सिर्फ आपको यहाँ पे आना है, नोट्स में से पढ़ना है, और सेल्फ स्टडी ही इंपॉर्टेंट रहती है। जैसे सर ने बताई थी, टीचर्स तो अभी भी वही है, मैंने भी यही सर से पढ़ी थी। तो डिफरेंस कैसे में फिर आप क्रिएट करेंगे? अगर सेम ही टीचर पढ़ा रहा है तो सबके सेम नंबर आने चाहिए ना। बट ऐसे तो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सबका अलग रहता है, और सबकी वीकनेस अलग रहती है, सबके स्ट्रेंथ अलग रहते हैं। आपका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसको और स्ट्रांग बनाओ, और जो सब्जेक्ट वीक है उसको बस थोड़ा बेस लाइन से ऊपर उठाने की कोशिश करो, तो आपका ओवरऑल स्कोर इससे बढ़ जाता है। बायोलॉजी स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात है, बट बस सिर्फ हाफ मार्क्स के लिए रहता ना, उससे ज्यादा तो नहीं पूरा पेपर कर सकता। केमिस्ट्री फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाओ, कैसे करेंगे उसके लिए आपको खुद बैठ के बुक में कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसा रहा तो ये ऐसा होता, इसको याद रखना पड़ेगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। ये सब घर में बैठ के नहीं होता। घर में मम्मी कुछ तो बुला लेते हैं, चलो इसमें हेल्प कर दो, दरवाजा खोल दो, किसी से मिल लो जाके, ये सब नहीं होता ना। फिर पढ़ाई कहाँ से करेंगे आप? उसमें फोकस आपका जो स्पैन है वो भी ऐसे रहना कि आपने 1 घंटे से शुरू करे, फिर मैक्सिमम आपका एक जो स्लॉट रहता
वो 3 से 4 घंटे करेगा, क्योंकि आपका एग्जाम कितने घंटे करेगा, 3 घंटे करेगा। तो 3 घंटे कॉन्स्टेंट फोकस की आदत कैसे आएंगी, अचानक से नहीं आती। वो आपको बैठ के रोज प्रैक्टिस करना पड़ती है। अच्छा 1 घंटे बाद दिल कर रहा ब्रेक ले लूँ, बट नहीं लेना है आपको, और बैठना है इतनी देर, जो उसको फौरन 3 घंटे तक अपने को ले जाना है ना। तो उसके लिए आपको सेल्फ स्टडी करना है, ट्यूशन में आना है, और दूसरा कहीं भी मत जाना, क्यों फालतू में टेंशन लेना। घर वाले या जो भी आपको छोड़ते ट्यूशन में, उनको बोलना 2 घंटे पहले छोड़ दो, 4 घंटे पहले छोड़ दो। और अगर आप सुबह उठते, सुबह खाली रहते, तो सुबह आ जाओ। मेरे को याद है जब लास्ट मंथ बाकी था एग्जाम का, तो लास्ट में तो ऐसी स्ट्रेटेजी रहती कि आप हर रोज एक पेपर सॉल्व करते, वैसा भी लेवल आता कि आप 30 डेज 30 पेपर सॉल्व करते। तो मेरे लिए इरशाद सर ट्यूशन खोलते थे, क्योंकि मैं बोलती थी सर मैं आऊंगी 6 बजे या 7 बजे, तो सर मेरे लिए अकेले के लिए ट्यूशन खोलते थे। और मैं आती थी रोज एक पेपर सॉल्व करना, उसको रिव्यू करना, फिर जाना। तो आपके लिए बहुत से ऑप्शन है यहाँ पे। अगर आपने दिखा है कि आप में डिटर्मिनेशन है, आप अच्छे से कर सकते हैं, तो अरशद सर और इरशाद सर और इवन दूसरे टीचर्स भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। फिर वो आपके लिए और ज्यादा एफर्ट लेना चाहेंगे कि अच्छा आपको कोई और सोर्स की जरूरत है, कोई और बुक की जरूरत है। सर मेरे को पता है एलन के टेस्ट जीरोक्स पेपर निकाल के देते थे, ये आप लोग को नहीं पता है सर, लेकिन आपको पर्सनली इतनी हेल्प करते कि बाद में आपको सारी जिंदगी याद रहता कि अच्छा सर ने अपने को इतनी हेल्प करी। क्योंकि अच्छी आप खुद से कैसे करेंगे, और खुद से दिल भी नहीं करता ना फिर कि हाँ ठीक है कर लेंगे कभी तो पेपर। लेकिन सर मेरे को निकाल के देते थे पूरे प्रिंट आउट, और फिर मैं बैठ के सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि मैं सॉल्व करती थी इसलिए सर का दिल करता था ना निकाल के देना। वो ऐसे सबको रैंडमली तो नहीं दे देते थे। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे, सर का भी दिल करता कि उनको और सपोर्ट करना। तो वैसे विशियस साइकिल रहती है, आप थोड़ा पढ़ो, सर आपको सपोर्ट करेंगे, फिर आपका और मन करेगा पढ़ने का। तो ये विशियस साइकिल चलते रहना देगा। बस लास्ट डे तक आपको पढ़ना है। बीच में ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही मोटिवेटेड रहती थी कि हाँ हो जाता, वैसे तो हो ही जाएगा, मैं तो बहुत होशियार हूँ, ऐसा कुछ नहीं रहता। मतलब 11th के एंड में सर को याद होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा ऐसा एक मोमेंट था कि अब नहीं देना है ये एग्जाम, शायद मेरे को आता ही नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में बोली 11th में वीक रहती सबकी। और उस दिन मैं सर को ये बताने जाने वाली थी कि सर मेरे को एग्जाम नहीं देना है। लेकिन उस दिन पता है सर ने क्या करे, उनके पास कोई नए बुक्स थे, अरिहंत नाम की बुक्स है ना आप लोगों ने, वो बुक्स थे। सर ने मेरे को नए बुक्स पकड़ा दिए कि ये लो तुम्हारे लिए, तुम इसमें से प्रैक्टिस करो। तो वो मोमेंट में मेरे को लगा कि सर मेरे लिए इतना कर सकते हैं, और मैं उनको ये कैसे बोलूँ, किस मुंह से जाके बोलूँ कि मुझे ये एग्जाम ही नहीं देना है। तो हालांकि मेरी घर में भी बात हो गई थी कि मम्मी मेरे से एग्जाम नहीं होता, मैं कोई दूसरी डिग्री देख लूंगी। बट सर ने बुक्स ला के दी थी, मम्मी ने पूछा क्या बात हुई, मैं बोली मम्मी ये बुक्स है, अब मेरे को इसमें से पढ़ाई करना है, और मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं इसमें से फिर से पढ़ाई शुरू। हालांकि वो इतनी टफ बुक्स थी, लेकिन मैं उसमें से रोज थोड़े थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करती थी, सर के पास जाती कि सर ये डाउट्स आ रहे, इसके तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे, तो सर वहां से दिखाते। तो वो भी एक पॉइंट था। इससे आपकी लाइफ में भी ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि आपको लगेगा छोड़ दो नहीं होता, सर के पास जाओ, उनको जाके डिस्कस करो कि सर ऐसा ऐसा हो रहा, सर आपको गाइड कर देंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, कोई भी चीज को इग्नोर नहीं करना है। ट्यूशन में सेल्फ स्टडी का टाइम रहने दो, या सर की काउंसलिंग रहने दो, या डाउट सेशन, कोई भी चीज कुछ भी वेस्ट नहीं है, इतना याद रखो मेरे साथ। कोई भी क्वेश्चन में वहां आ जाती है, अगर आप लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे तो। एक या दो बच्चे हैं जो सिर्फ 400 450 तक है, अच्छा कोर्स है स्टार्टिंग में। बाकी 300 350 मतलब 250 से 400 बच्चे हैं। फुल सिलेबस में क्या, अभी जो टॉपिक वाइज चल। हम्म। तो फिर अगर आपके 400 आ रहे तो आपका टारगेट 500 रहना चाहिए। अभी 100 करके आपको मार्क्स बढ़ाना है। अभी 300 से डायरेक्ट 600 पे नहीं जा सकते, लेकिन 3 से 4 पे तो जा सकते, 4 से 5 पे जा सकते, 250 से 350। तो ये कैसे बढ़ेगा, ऐसे अचानक से तो नहीं बढ़ जाता ना। जो आपने लास्ट टेस्ट दिए थे, आज सबने जाके, मुझे पता है किसी ने भी रिव्यू नहीं किया होगा जाके, जो लास्ट टेस्ट था आपका, लेकिन आज जाके रिव्यू करना उसको कि जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए। उसको कैटेगरी में डिवाइड करो, एक टेबल बना दो कि अच्छा ये वाला गलत हुआ क्योंकि मुझे याद नहीं था, ये वाला गलत हुआ क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये वाला तो न्यू था। तो वो सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड करो ना, कि अच्छा बार बार मिस्टेक हो रही, उसको वो शॉर्ट नोट्स जो मैंने बताई उसमें ऐड करो। जो नया कॉन्सेप्ट था उसको अपने एनसीईआरटी में ऐड कर दो, या जो भी आप नोट्स बनाते होंगे उसमें ऐड कर दो। फिर अगले टेस्ट में ये सब याद रखो कि अच्छा मैं चीजें भूल जाती हूँ टेस्ट से पहले, तो कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाते हैं, या फिर कोई नई चीज आ जाती तो अपन पैनिक करके वो क्वेश्चन ही छोड़ देते। तो उससे समझ में आता ना अपनी गलती क्या है। अपने को एकदम पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बनाना है कि एक मैं चीज कोई बोलूंगी वो सबके लिए काम नहीं करती। अपने को अपने प्रिपरेशन लेवल से आगे जाना है। अगर आज मेरे 300 मार्क्स आ रहे तो मतलब 300 तो है ना, मेरा लेवल 0 तो नहीं है। 300 के आगे जाना तो आसान है, 0 से 600 जाना तो मुश्किल है ना। आप लोग का तो बेस लाइन अच्छा है, तो और आपके पास टाइम भी है बहुत सारा, तो इसको वेस्ट मत करो। और ये तो बिल्कुल ही मत सोचो कि रिपीट ही करना पड़ता है।
क्योंकि उस चक्कर में फिर क्या होता आपके ये 2 साल जाते, फिर 1 साल और चले जाता। खुदा ना खास्ता करना पड़े तो वो अलग बात है, लेकिन आपको बाय द एंड ऑफ एग्जाम ये रहना कि मैंने अपना 100% करी थी या करा था, और इसके आगे कुछ नहीं हो सकता था, इससे ज्यादा पढ़ाई मैं कर ही नहीं सकती। आपको ये बिलीफ होना चाहिए एग्जाम के बाद। भी कौन करते हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस की है। कोई ना, तो अगर आपको लग रहा 10-15 बच्चे रेगुलर बैठते हैं, उसमें से इनका लगा फ्रेश, बाकी जिनका लगा वो रेगुलर बैठने वाले को नहीं लगा। बट मैं बताऊं सर क्यों नहीं लगा, क्योंकि सब आपस में सिर्फ यही बातें करते थे कि रिपीट ही करना पड़ता, और सिर्फ मैं अकेली बोलती थी कि नहीं नहीं करना पड़ेगा, क्या पता ना करना पड़े। इवन सर भी बोलते थे कभी कभी कि नहीं रिपीट कर लो, अब जाने दो, नहीं हो पा रहा। मैं बोलती थी नहीं सर मैं आपको करके बताऊं, मैं आपको इतने मार्क्स लाकर बताऊंगी, और उसके बाद फिर वो ले लो, अपने ईगो पे ले लो वो बात। रेशो ज्यादा रिपीट का है, ज्यादा ट्रेनिंग में थोड़े। हाँ तो सर ऐसा मतलब मेरा स्ट्रेस कम करने के लिए बोलते होंगे, लेकिन मैंने फिर भी ली वो डबल स्ट्रेस कि नहीं सर मैं आपको बताती, मैं मेरे मार्क्स लाके, मेरे पास तो कोई एग्जाम्पल नहीं थी, ऐसे बोल दिया। आप भी ऐसे डिल्यूजनल बन जाओ कि ठीक है किसी का नहीं आया होगा पिछले साल, या ये साल किसी का मेरे साथ कोई पढ़ नहीं रहा, मैं पढ़ूंगी, लेकिन अकेले क्यों पढ़ना है? क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने को एग्जाम में बड़े नंबर ला के सिर्फ बोर्ड पे फोटो अच्छी लगती, वो चीज बहुत छोटी रहती। जब आप ये देखते कि जब आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता ना, और ऐसा नहीं कि अभी मेरे 5 साल डिग्री हो गई तब लगा, जिस दिन मेरा एडमिशन हुआ इवन उससे पहले सब मेरे को डॉक्टर बोलने लग गए थे। और आपको लगता होगा कि ये कितनी चीजी बातें हैं, बट ऐसा नहीं है, वो एज अ रिस्पेक्ट देखते हैं आप, कि अब आप लाइफ टाइम के लिए आपको एक टैग मिल गया ना, और आप कहीं भी जाएंगे तो आपकी डबल रिस्पेक्ट होगी, उसके बिना तो नहीं होती ना। अभी तो सब इजी ले लेते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर लग गया या इंजीनियर लग गया नाम के आगे, तो लोग को लगता है अच्छा इनमें डिसिप्लिन था, इन्होंने कुछ बड़ा एग्जाम क्रैक करके आए हुए हैं, तो आपको अच्छा फील होता है। और आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स पूरी लाइफ टाइम के लिए वो इतने खुश हो जाते हैं आपसे, वो आपकी डबल रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं। अभी डांट देते होंगे ना मम्मी, कुछ भी बोल देते होंगे या बुरा भला मजाक उड़ाते होंगे, बट उनको फिर बाद में लगता है कि भाई मेरे बच्चे ने तो इतनी मेहनत की है, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाते हैं, और अपने से ज्यादा उनको प्राउड फील होता कि भाई हम मतलब हम अब अपने बच्चों की वजह से पहचाने जाते हैं। तो वो चीजों के लिए वो इमोशनल रीजंस भी याद रखो। मतलब मैं तो ऐसे देखती थी घर में कि मम्मी पापा कभी कभी ऐसे बैठ के रोते थे ये सोच के कि वो इतना करना चाहते थे हमारे लिए, और फिर उनको लगता था ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अपने तो इतने बड़े बड़े ड्रीम्स है। तो अपने घर वालों से भी बात करते जाओ इस बारे में कि आप चाहते क्या कि मैं बनूं, कभी उनसे बैठ के सिर्फ इतना पूछो कि आप चाहते क्या कि मैं सच में डॉक्टर बनूं। और अगर वो जिस दिन हाँ बोल देंगे ना, तो फिर आपका खुद दिल नहीं करेगा कि टाइम वेस्ट करूँ मैं। आपको लगेगा ठीक है अच्छा वो चाहते तो मैं क्यों ना करूँ, उन्होंने इतने पैसे डाल के आपको यहाँ ट्यूशन लगाए ना, वो दिन भर काम कर रहे हैं, आपसे तो कुछ भी काम नहीं लेते, आपको बस बोलते ट्यूशन जाओ पढ़ाई करो, तो आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते। और चलो नहीं भी हुआ कल को कुछ जाके, तो आप डिसिप्लिन सीख जाएंगे। और ऐसे नहीं कि सिर्फ एमबीबीएस एक ऑप्शन रहता, आगे 10 ऑप्शन रहते, बट उसका टेंशन नहीं लेना कि एमबीबीएस नहीं हुआ तो फिर कुछ ही नहीं करेंगे लाइफ में, ऐसी बेसिक आगे ऑप्शंस रहते, बट अपना गोल सबसे हाईएस्ट रखना, क्योंकि जब हाईएस्ट रखते तो जो वर्स्ट पॉसिबल चीज भी हो सकती है ना, वो भी बेटर ही रहती, इतना याद रखो आप। और अपना टारगेट कॉलेज भी डिसाइड कर लो। अभी आपको लग रहा होगा, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो मैं उनको बोलती थी कि तुम लोग का क्या प्लान है आगे, कुछ सोचे भी है क्या, तो वो बोलते थे नहीं हम कैसे सोचेंगे, हमसे नहीं होता। लेकिन आप अपना फिर भी अगर आपको नहीं भी बिलीव हो रहा, तो भी एक कॉलेज का नाम डिसाइड कर लो कि आपको फॉर एग्जाम्पल जीएमसी औरंगाबाद में जाना है, किसी को केईएम मुंबई में जाना है, या जो भी कॉलेज है उसका नाम अपनी एक नोटबुक में लिख के रखो, और एक रैंक लिख दो, या एक रैंडम कोई मार्क्स लिख दो कि मुझे 650 मार्क्स लाने हैं, मुझे 630 मार्क्स लाने हैं, या फिर एआईआर कुछ चाहिए 5000 10,000 जो भी है, वो एक रैंडम नंबर लिख दो, जो भी आपको ऐसा लगे कि ये पढ़ के ये सुन के मेरे को अच्छा लगेगा। और रोज सुबह उठ के बस आपको ना वो देखना है कि अच्छा मेरे को इतना बड़ा रैंक है, और मेरी पढ़ाई तो अभी कितनी नीचे है, तो आपको फिर खुद ब खुद गिल्ट होगा ना कि अच्छा इतने बड़े रैंक के लिए ऐसा तो नहीं पढ़ता होगा, इतने बड़े रैंक वाला वो तो 10 घंटे तो पढ़ता होगा ना, 12 घंटे पढ़ता होगा, उसको डाउट्स आते होंगे तो वो सॉल्व करता होगा, वो टेस्ट ईमानदारी से देता होगा। तो ये चीजें भी करती रहनी है, और उससे अच्छा आप क्या करना, एक पूरा पेज लेना, उसके 3 कॉलम्स बनाना। ये मैं एमबीबीएस में भी करती थी। पहले कॉलम में अपने गोल्स लिख देना। गोल्स अपने हर चीज में रह सकते हैं कि अपने को सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे उठना है, फजर में उठना है, या फिर रोज मेरे को कुरान पढ़ना है कुछ देर के लिए, और रोज मेरे को 8 घंटे या कुछ घंटे पढ़ाई करना है, या फिर एक मार्क्स लाना है, इतने बोर्ड में 90% लाना है, नीट में कुछ 600+ लाना है, तो वो लिख दो एक कॉलम में। और दूसरे कॉलम में लिखो कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मतलब 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, रोज ना सुबह जल्दी कैसे उठेंगे, उसके लिए जल्दी सोना पड़ेगा ना, रात में फोन नहीं यूज करना पड़ेगा, तो वो चीज लिख दो। और फिर लास्ट में लिखो कि ये क्यों करना है, आप किसके लिए करना है, आप खुद के लिए कर रहे, आप अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे, टीचर्स के लिए कर रहे, जो आपसे कितनी उम्मीद लगा के रखते हैं ना। अर्शद सर का अभी भी वही डेडिकेशन है जो हमारे टाइम था, कि ये बच्चे मतलब इनका कुछ अच्छा हो जाए फ्यूचर। तो ये चीजें उसके रीजंस लिखो फिर कि आपको क्यों करना है, तो थोड़ा इमोशनल रीजन जब आपके पास रहता है तो फिर आगे कोई मोटिवेशन काम नहीं करता उससे, तो ये याद रखो।
अभी बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन मेरी बात मानो आप कि अगर आप थोड़ा सा बिलीफ रखेंगे, नहीं भी बिलीफ है तो सिर्फ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आपका जो भी आउटकम होगा वो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। ये बस आप लोग मेरी बात को बिलीव करो। किसी को कुछ मुश्किल आ रही पढ़ाई में? तो भी कल से शुरू करने वाले हैं सेल्फ स्टडी का बैठने का कितना बजे से 11 से शुरुआत करें। ठीक है ना, 11 से शुरुआत करो, बाद में कॉलेज के एग्जाम मंडे से करेंगे। तो जो बातें बोले समझ में आई बात, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने ये 15-16 बच्चे बैठते थे, लेकिन एक आता था 10 एक बार 11 एक बार इन्होंने सुबह 7:30-8 बजे शाम में आता था। बहुत से लोग लेट होते थे 9 बजे, जब कुछ रहा रीजन सुबह 9 से रात के 9 का फिक्स होता टाइम, कभी कभार नहीं आया। अनिश भाई परेशान रहते थे, रोजाना जो सुबह जल्दी आना है। तो ऐसे लोगों को परेशान कर देना अपने आसपास वाले, इतना पढ़ो कि सबने बोलना ये पागल तो नहीं होगा, इसको इतना क्यों पढ़ने का शौक आ रहा। और फिर जब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर वही लोग आपकी तारीफ करेंगे यार। तो 15 के बैठते थे, रिपीट करने तो उनका भी लगा मेडिकल करती है। छोटी छोटी गलतियों में याद के बाद कभी खुद लगा के बातें करते बैठ जाते हैं। इन्होंने एक टेबल कोने में लेकर दो बैठते थे, पूरा देखते हमारे फ्रेंड्स को सिर्फ खाना खाना है फ्रेंड्स के साथ, बाकी भूल जाओ फिर उनको। दोपहर के टाइम बड़ी बात करते हैं, थोड़ी सी बात कितना है, फिर उसके बाद कंटिन्यू बैठ गए तो फिर सबको मिल रहा है। तो फिर डिनर वैसे आता है, वही भी 4-5 बैठते थे, ये बैठते थे 4-5 बज रहे होते थे बैठते हैं। तो वही भी शुरू करो लगा अब फिर सुनने के ठीक है। चले अभी कर देते, बाद में कब होगा।